चलो पर अभी अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे। अब फाइनेंशियल अपन ने बेसिक क्या डिस्कस किया कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सिंपल सी बात, सर पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, पैसे को बांटना कैसे। मैंने क्या बोला, तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा और पैसा बांटना कितना है। तो सर पैसा कहां से आएगा ये बाद में इंपॉर्टेंट है, पैसा कहां लगेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कहां लगाना है ये सोचना इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैसा कहां से आएगा। तो सर पैसा कहां लगाना है इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तीन डिसीजन कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट, क्या चल रहा है यहाँ पे, अच्छा हमको चॉइस दो भाई, चॉइस दो स्टॉप, ये हमको चॉइस दो भाई, चॉइस दो येलो वाली, थोड़ा ब्रश को, ठीक है कैंसिल। अरे भाई व्हाट इज दिस शीट, ये क्या है, ओके हाँ भाई सर यहाँ जान दो बेटा। मैंने क्या बोला, बिजनेस में आपके तीन टाइप के डिसीजन, कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बोलो कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बोलता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब सुनना। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बोलता है, अब सुनो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट इंसान दो टाइप में करता है, कौन कौन सा, सर शॉर्ट टर्म एंड, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया मतलब कैपिटल बजटिंग। वर्ड सुनो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। तीन टाइप के डिसीजन लेने, कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट बोलो, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिविडेंड बोलो, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट कहां पैसा लगाना है, बोलो इन्वेस्टमेंट कहां पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट कहां पैसा लगाना है। लगाता है इंसान दो टाइप में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर बिजनेस ने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया तो वर्किंग कैपिटल, अगर बिजनेस ने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया वर्किंग कैपिटल, बिजनेस में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया कैपिटल बजटिंग। अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, मशीन्स में इन्वेस्ट कर रहा है, लैंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल बजटिंग। सुनो हाँ नया वर्ड पढ़ा है, कैपिटल बजटिंग। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया क्या बोलोगे, कैपिटल बजटिंग। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया क्या बोलोगे, कैपिटल बजटिंग। अब सुनना यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। A firm must decide whether invest funds such as it can earn maximum profit. फॉर्म को डिसाइड करना पड़ेगा पैसा को कहां इन्वेस्ट करना टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। मेरे को एक बात बताओ, पैसा कहीं भी लगाऊं, लॉजिक क्या है, प्रॉफिट। लॉजिक क्या है, प्रॉफिट चाहिए। मैं पैसा कहीं भी लगाऊं दिशी का एंड गोल क्या है, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। फर्म मस्ट डिसाइड वेदर इन्वेस्ट द फंड्स इन सच अ वे टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। सच डिसीजंस are known as investment decision। what investment decision। अगर आपने पैसा लगाया टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, इस डिसीजन का नाम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। बेटा क्या, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, बात कर लेते हैं, ठीक है। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। अगर बेटा आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, भाग जाओ भाई तुम लोग फटाक से, ये पूरा इरेज होता है क्या, क्लियर ऑल वेरी गुड थैंक यू, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन सच एज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स एंड न्यू मशीनरीज और लैंड। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, कहां इन्वेस्ट किया, मशीन्स में, लैंड में, XYZ, मतलब जहां से पैसा जल्दी वापस नहीं आएगा, जहां से पैसा जल्दी वापस नहीं आएगा, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैपिटल बजटिंग। इट अफेक्ट द फर्म लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द बिजनेस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होते हैं बिजनेस में, बरोबर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस। सो व्हाट इज लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस। अगर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो उसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या होगा, आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, पहला। प्रॉफिट आराम से आएगा, धीरे धीरे आएगा, रिस्क भी ज्यादा है लॉन्ग टर्म में, रिस्क भी ज्यादा है बिकॉज पैसा लंबे समय के लिए फंसा हुआ है ना। आज पैसा डाला, कल पता पड़ जाएगा ऊपर है कि नीचे। शॉर्ट टर्म में रिस्क कम है, लॉन्ग टर्म में रिस्क ज्यादा है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से बिजनेस क्या लेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बिजनेस क्या लेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाई बिजनेस इज टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। बिजनेस विल डू टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सब मशीन में हो गई, ठीक है, लैंड में हो गई, ये क्या है सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर नोन एज व्हाट, कैपिटल बजटिंग। इट अफेक्ट द फर्म लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड आल्सो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस। मोreover such investment involves large amount of money। क्या इन्वॉल्व करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी।
सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्ट सच डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजन रिवर्ट बहुत जल्दी नहीं होते हैं, ये आपको सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इट मोर ओवर सच इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इट आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्ट डिसीजन। एग्जांपल, डिसीजन ऑफ परचेज ऑफ न्यू फिक्स असेट एंड ओपनिंग अ न्यू ब्रांच एक्सेट्रा, इसको आप रिवर्ट इजीली नहीं कर सकते। समझा क्या? ये बात क्लियर हुई। अब भाई शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। अब सर शॉर्ट टर्म में क्या होगा? शॉर्ट टर्म में क्या होगा? शॉर्ट टर्म डिसीजन की बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में होगा क्या? ठीक है, बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। ठीक है, सही तू यहां से जाओ, गुड नाइट। ठीक है, दिस डिसीजन आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। दिस व्हाट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अगर भाई आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करो क्या बन जाएगा? वर्किंग कैपिटल डिसीजन एंड अफेक्ट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। इट इज आल्सो अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल, डिसीजन रिलेटेड टू कैश मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी एक्सेट्रा। ये सब क्या होगा आपके शॉर्ट टर्म में? सिंपल सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका, सिंपल सा इन्वेस्टमेंट में पैसा कहां लगाना है, पैसा कहां लगाना है, शॉर्ट टर्म में कि लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में लगाए तो वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म लगाए तो कैपिटल बजटिंग। शॉर्ट में लगाए तो क्या? वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग में लगाए तो क्या? कैपिटल बजटिंग। यहां तक क्लियर हुआ? अब सर कैपिटल बजटिंग से होगा क्या? क्या होगा समझाता हूं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल बजटिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल बजटिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? सुना मैं क्या बोल रहा हूं? डिमांड के फैक्टर्स याद है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको बोलेंगे डिमांड ज्यादा कर की कम कर? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको बोलेंगे बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर की शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर? होंगे ना ऐसे फैक्टर्स। तो अपन वो फैक्टर्स पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट? कैपिटल बजटिंग। फर्स्ट इज व्हाट? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज व्हाट? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड इज रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड डिग्री ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। ये चार बड़े फैक्टर्स होंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। अब सर व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? क्या पढ़ाया सर? कैपिटल बजटिंग मतलब क्या? बोलो, कैपिटल बजटिंग मतलब क्या? बोले कैपिटल मतलब क्या? लॉन्ग टर्म। कैपिटल मतलब क्या? लॉन्ग टर्म। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको रोकेंगे बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मत कर? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको रोकेंगे बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मत कर? पहला फैक्टर कौन है? कैश फ्लो प्रोजेक्ट। बड़ा फैक्टर कौन है? कैश फ्लो प्रोजेक्ट। सर व्हाट इज कैश फ्लो प्रोजेक्ट ऑफ द बिजनेस? सिंपल है, एक ऐसा बिजनेस है, सुनो अभी, ये मैं शार्क टैंक का शार्क हूं, ठीक है। ये ए लिख रहा हूं, ये बी लिख रहा हूं। ए मतलब लॉन्ग टर्म, बी मतलब शॉर्ट टर्म। ए मतलब लॉन्ग टर्म, बी मतलब शॉर्ट टर्म। अच्छा, तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं एक बिजनेस में इन्वेस्ट करूं जहां पे कैश फ्लो, एक बार पैसा डाल दिया 10 साल भूल जाओ, रेप्लिकेशन ज्यादा है, कट। बी साइड सोच रहा हूं, यहां पैसा डालूंगा, वापस आएगा, फिर डालूंगा, फिर वापस आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब दूसरा सर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, एनालिसिस द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। आज अगर पैसा इन्वेस्ट किया, वापस कब आएगा? अगर मेरे को लगता है मेरे को पैसा नहीं चाहिए, डाल दे लॉन्ग टर्म में, डाल के भूल जा। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। इक्विटीज में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा नहीं चाहिए, रख ले, हिसाब किताब नहीं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर। आज डाला, कल वापसी चाहिए पैसे की, खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर भाई। तो यू हैव टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लाइक दिस ओनली, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर मैं एनजेसी स्टार्ट करता हूं, जो नया प्रोजेक्ट था भाई, उसमें कैश फ्लो है, आज पैसा लगेगा, कल वापस आएगा, फिर लगेगा, फिर पैसा वापस आएगा। तो आई हैव टू चेक द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे कैश फ्लो ही नहीं है, वो धंधा करके मतलब है क्या? नहीं। तो यू हैव टू चेक द कैश फ्लो। दूसरा, यू हैव टू चेक ROR, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। या तो ROI चेक करना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपको दो चीजें बड़ा बेसिकली चेक करनी है, ROR एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? अब हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? अब भाई साहब किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, मेरे को साल भर में 15% का प्रॉफिट दे रहा है। कितना प्रॉफिट दे रहा है? 15%। और मेरी एफडी मेरे को देती है 8%। एफडी में जीरो रिस्क है, यहां पे रिस्क ही रिस्क है। चुपचाप, नो इन्वेस्टमेंट्स, ओनली एफडीज। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर भाई ROR बहुत तगड़ा है, सर ROR तगड़ा मतलब क्या बेटा? 20% दे रहा है, 25% दे रहा है, 30% भी दे सकता है, एक्सपेक्टेड है, चल भाई इन्वेस्ट कर, खत्म कर, बढ़िया बिजनेस है। एनजेसी 50% का प्रॉफिट बना सकता है, आराम से कर सकते हैं इन्वेस्ट, कैश फंस जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहां पे क्या देखो, लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत है। लॉन्ग टर्म में क्या है? रिटर्न। शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं है। हर डिसीजन के प्रोस एंड कॉन्स होंगे, जो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसमें कम कॉन लगेंगे, टिक, गो फॉर इट, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। तो दूसरा डिसीजन क्या था? पहला क्या था? कैश फ्लो।
दूसरा क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। सर इसमें क्या होगा, सर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कोई बोल रहा है बहुत पैसा लगेगा। अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है कि आज पैसा फंसा ले फिर लॉक इन हो जाएगा, लॉकिंग के बाद फिर कुछ और होगा, ठीक है, रिटर्न 2-4 साल बाद ही मिलेगा। तो हर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है, और होता है किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा दिया बट कंट्रोल नहीं मिल रहा, और आई एम द पर्सन हु नीड कंट्रोल इन द बिजनेस। अगर ऐसा मुझे को कुछ नहीं दे रहा है तो मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। डिपेंड करता है व्हाट इज क्राइटेरिया, एंड क्राइटेरिया डिपेंड ऑन द बिजनेस टू बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट इज योर डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। लास्ट इज आपका डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। अगर भाई आपके बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, विल यू टेक दैट डिसीजन? नो। मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में रिस्क ज्यादा है और शॉर्ट टर्म में रिस्क कम है। जहां कम क्रॉस आ जाए, ज्यादा राइट आ जाए, वो डिसीजन ले लो। तो डिसीजन, ये सारी चीजें अफेक्ट करेगी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। समझा क्या? तो कैपिटल बजटिंग को क्या क्या अफेक्ट करता है? कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, डिग्री ऑफ रिस्क। समझा? ये चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म में क्या क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या क्या अफेक्ट करेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन दिया नहीं, सर फाइनेंशियल डिसीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट हो फाइनेंसिंग डिसीजन। अब सब फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करूं? व्हाट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन? आप बताओ, फाइनेंसिंग डिसीजन में एक बेसिक थॉट प्रोसेस क्या रहेगा आपका? अगर मैं अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहा हूं, मुझे मार्केट से पैसा चाहिए, बेसिक थॉट क्या रहेगा? सब पैसा लंबे समय के लिए मिले, वेरी गुड। पैसा कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, वेरी गुड। पैसे के अगेंस्ट में सिक्योरिटी कम से कम देनी पड़े और रीपेमेंट 2-4 साल के बाद देना पड़े। फाइनेंसिंग डिसीजन, मैं तो यही सोचूंगा। बट मार्केट में ऐसा कुछ अवेलेबल होगा क्या? इससे थोड़ा कम होगा, सेटल हो जाऊंगा। पूरा ऐसा तो ऐसा तो चाहिए मेरे को। अगर इससे थोड़ा भी कम होगा, सेटल करूंगा ना, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। अब सर फाइनेंसिंग डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? थोड़ा सा इसको लॉजिकली पढ़ाता हूं। इसको करते हैं बन, यहां आते हैं अपन, आजा भाई तू इधर। ठीक है, अब अपन बेसिक बात करें फाइनेंसिंग डिसीजन की। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं। सब फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या? पैसे, बिजनेस को पैसा चाहिए, बिजनेस को पैसा चाहिए, कहां लगाना है देख लिया, कहां लगाना है देख लिया। व्हाट इज फाइनेंसिंग? पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा? ठीक है भाई, कहां से आएगा बताओ, कहां से आएगा? सब पैसा दो जगह से, कौन कौन सा? इक्विटी एंड डेट। बेटा कहां से आएगा? इक्विटी एंड डेट। पैसा आएगा दो जगह से, कहां से? इक्विटी से और डेट से। सर इक्विटी और डेट में फर्क क्या क्या है? इक्विटी और डेट में फर्क क्या क्या है? इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब क्या? ओनर्स फंड। इक्विटी मतलब क्या? डेट मतलब क्या? बोरोड फंड। डेट मतलब क्या? बोलो इक्विटी मतलब क्या? ओनर्स फंड। डेट मतलब क्या? बोरोड फंड। इक्विटी मतलब क्या? बोलो इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब क्या? ओनर्स फंड। डेट मतलब क्या? बोरोड फंड। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस समझाऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा बेसिक डिफरेंस इक्विटी और बोरोड में। सो यहां पे लिखता हूं इक्विटी, यहां पे लिखता हूं बोरोड, यहां पे लिखता हूं इक्विटी और बोरोड। इक्विटी, इक्विटी इंटरेस्ट नॉट टू बी पेड। इक्विटी, इक्विटी इंटरेस्ट नॉट टू बी पेड। रीपेमेंट नॉट कंपल्सरी। रीपेमेंट, सिक्योरिटी नॉट टू बी गिवन, सिक्योरिटी नॉट टू बी गिवन, एंड डू नॉट क्रिएट चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। अगर कल पैसे वापस नहीं लौटाए तो घर से गाड़ियां उठा के नहीं जाएंगे। ओनर्स फंड है ना भाई, पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से अगर आपने उठाया है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे उठाने में फायदा क्या है? इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट नॉट टू बी पेड, रीपेमेंट नॉट कंपल्सरी, सिक्योरिटी नॉट टू बी गिवन, एंड डू नॉट क्रिएट चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। ऑन द अदर साइड बोरोड कैपिटल, ऑन द अदर साइड बोरोड कैपिटल, interest has to be paid, repayment compulsory, security has to be given sometimes, and last create charge on the assets of the company. फाइनेंसिंग डिसीजन पैसा कहां से आएगा? बोलो फाइनेंसिंग मतलब क्या? पैसा कहां से आएगा? पैसा दियो बेटा सिर्फ दो जगह से आता है, इक्विटी और, बोलो इक्विटी और बोरोड। इक्विटी और बोरोड, ये इक्विटी के रेप्लिकेशंस, ये बोरोड के रेप्लिकेशन। व्हाट विल यू चूज? सर इक्विटी बेस्ट है ना, पैसा वापस देना है ना, रीपेमेंट है ना, इंटरेस्ट है ना, सिक्योरिटी है ना, डू नॉट क्रिएट चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। कंपनी में पूरे ओनर्स लेके और डेटर्स चाहिए ही नहीं, क्रेडिटर्स चाहिए ही नहीं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, लेके आओ कंपनी में ओनर्स। ठीक है, सब पूरा पैसा शेयर होल्डर से उठाएंगे। पूरा पैसा किससे उठाएंगे? शेयर होल्डर से। कंपनी में 100% पैसा किसका होगा? शेयर होल्डर का। वेरी गुड।
आप ईपीएस की अम्मा कर दोगे, क्रिश के वर्ड्स में। मोर, तू बोलता ना अम्मा, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, मोर शेयर होल्डर्स मोर नंबर ऑफ शेयर्स, मोर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड होगा नेट अर्निंग से, ईपीएस की अम्मा हो जाएगी। सर आपका गोल ही नहीं है कि कंपनी में ईपीएस अचीव करना, कंपनी में प्रॉफिट चाहिए, बात खत्म हो गई, गो फॉर इट ब्रो। फाइनेंसिंग डिसीजन समझाया था कि हाउ टू टेक द फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर मेरी कंपनी का गोल ईपीएस है ही नहीं तो भाई पूरा पैसा इक्विटी से उठा, खत्म कर फाइनेंशियल डिसीजन। हाउ विल यू टेक द फाइनेंशियल डिसीजन? मेरी कंपनी का गोल इज नॉट ईपीएस, तो इक्विटी से उठा और खुश रह। मेरी कंपनी का गोल इज मेकिंग मोर प्रॉफिट्स, नो शेयर होल्डर्स एट ऑल, आई डोंट वांट टू डाइल्यूट माई इक्विटी, गो फॉर बोरोड फंड्स। मुझे अपनी इक्विटी डाइल्यूट करने का कोई शौक नहीं है। मेरे को एक बात बताओ जिया बेटा, जितने कंपनी में शेयर होल्डर्स आएंगे उतने कंपनी में ओनर्स आएंगे, जितने कंपनी में ओनर्स आएंगे उतना कंपनी का कंट्रोल बटेगा। मुझे अपनी कंपनी का कंट्रोल यूज करना ही नहीं है। मैं बोलूंगा अगर मैं एक एनजेसी छोटा सा ब्रांड भी खोल रहा हूं तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे एनजेसी में पार्टनर्स चाहिए ही नहीं। सर डूब जाओगे, मैं पैसा मार्केट से बोरो करूंगा, ये बोरो पैसा लौटाने की सोचूंगा, बट ओनर्स नहीं चाहिए, कंट्रोल्स नहीं चाहिए, बातों की खत्म। दिस इज व्हाट माई गोल, दिस इज व्हाट माई कंफर्ट। मेरा कंफर्ट जो बोलता है वो डिसीजन लो, बात होगी खत्म। सर पूरे ओनर्स घुसा दो, आप मैनेजमेंट में आ जाओ, पैसा उनका लगा रहे, डूब जाए, बढ़िया। अगर मेरे को मेरा ये कंफर्ट है, ये करो। डिपेंड करते बेटा आपका कंफर्ट क्या है, बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर इन द कंपनी, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। समझा? दिस इज हाउ यू टेक फाइनेंसिंग डिसीजन। समझा कंपनी में फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब समझा? अभी रीड कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। समझा पूरा? किसको नहीं समझ? व्हाट इज फाइनेंशियल डिसीजन? पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा? इक्विटी एंड डेट। यू हैव टू चूज डेट अच्छा कि इक्विटी अच्छा, डेट अच्छा कि इक्विटी अच्छा। मेरे हिसाब से डेट अच्छा, मेरे हिसाब से। सर कंपनी में एक आइडल रेशियो क्या होना चाहिए? आप पढ़ोगे तुम लोग रेशियोज, अकाउंट में रेशियोज पढ़ के आए हो क्या? सर कंपनी में एक आइडल रेशियो क्या होना चाहिए? आइडल रेशियो मतलब क्या? डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? डेट इक्विटी रेशियो, सुना होगा ना, डेट अपॉन इक्विटी। मेरे हिसाब से इट शुड बी 1:1। अगर कल कंपनी का दिवाला भी निकल गया, 50 लाख के डेट है कंपनी में, 50 लाख की इक्विटी है, 0 गायब, 0 गायब। आप बोलोगे सर 1 करोड़ का डेट है, 50 लाख रुपए की इक्विटी है, कंपनी की इंसॉल्वेंसी पक्की है मेरे हिसाब से। भाई ये अमाउंट इसको रीपे कर पा रहा है क्या? तो भाई आपके कंपनी के राइटर उठ जाएंगे मार्केट से, उठेंगे तो आपके खिलाफ कौन सा चैम्बर होता है बेटा अपना? आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी, वहां केसेस फाइल होंगे और आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी में बैठेगी फॉर श्योर। 1:1 इज गुड, जितना है उतना खंबा खत्म कर। ये डेट ये इक्विटी खत्म करना भाई, ये 50 ये 50, 0 नलिफाइड इफेक्ट। 1:1 इज अ गुड आइडल रेशियो फॉर डेट एंड इक्विटी। इससे ऊपर नीचे खेलोगे कंपनी बर्बाद होगी। तो मेरे हिसाब से और बुक्स के हिसाब से भी डेट एंड इक्विटी का रेशियो 1:1 में होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है सर, 60-50 करूं, 60 डेट 50 इक्विटी चलेगा, 70-75 ये भी चलेगा। आप लोगों के साथ 2.5-3 करोड़ रुपए डेट है और 50 लाख रुपए इक्विटी है, आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी में आज निकल बैठेगी। सर कब बैठेगी? जब आपकी कंपनी की ताकत खत्म हो जाएगी प्रॉफिट बनाने की। जब तक प्रॉफिट आ रहा है तब तक इंटरेस्ट जा रहा है, जिस दिन प्रॉफिट नहीं है उस दिन कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन टूटेगी। बोलो हाँ, प्रैक्टिकल बात करो। जब तक बेटा प्रॉफिट आ रहा है इंटरेस्ट बढ़ना है, बोलो हाँ। भाई अगर डेट है तो इंटरेस्ट बढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जिस दिन कंपनी के प्रॉफिट पोजीशन की लग गई तो उस दिन कहां से बांटोगे? इंटरेस्ट नहीं बटेगा, सर पे लोग चढ़ जाएंगे, प्रेशर इन द कंपनी, प्रेशर बिल्ड होगा, इंसॉल्वेंसी में आ जाएगी कंपनी। 1:1 आइडल रेशियो चलने दो। समझा? दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। समझा क्या? लास्ट समझाता हूं डिविडेंड डिसीजन, उसके बाद अपन रीड कर लेंगे। अब सर डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? ठीक है, डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं। इसके पहले मैं एक वर्ड क्लियर करूं, सर डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज रिवॉर्ड टू द शेयर होल्डर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। अब भाई अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं सैलरी मिलेगी, मैं लेबर हूं वेजेस मिलेगा, धंधा करता हूं प्रॉफिट मिलेगा, अगर शेयर होल्डर हूं डिविडेंड मिलेगा। करेक्ट समझा? ऑल द शेयर होल्डर्स गेट अ डिविडेंड इन द कंपनी। अंबानी डू नॉट टेक प्रॉफिट, अंबानी टेक डिविडेंड इन द कंपनी बिकॉज मुकेश अंबानी इज द शेयर होल्डर ऑफ RIL. तो शेयर होल्डर्स गेट व्हाट? डिविडेंड। डिविडेंड इज अ रिवॉर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल। अब भाई कंपनी लेती है डिविडेंड डिसीजन। क्या लेती है बेटा? डिविडेंड डिसीजन। सर ये डिविडेंड डिसीजन कैसे लेती है? अच्छा मैं कोई बात बताऊं, द डिविडेंड ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट।
द डिविडेंड ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, डिविडेंड ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सिंपल लॉजिक दो, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट नो प्रॉफिट। सिंपल बोलो, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट। As simple as that. The dividend of the company depends upon the profit. The dividend of the company depends upon the profit of the company. सर सिर्फ प्रॉफिट पे डिविडेंड डिपेंड करता है क्या? नो। सिर्फ प्रॉफिट पे डिविडेंड डिपेंड करता है क्या? नो। अगर इस पे डिपेंड करता नया लॉजिक बनता ही। डिविडेंड डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट द कंपनी, किस टाइम पे कितना डिविडेंड बांटना है। सर अगर हमने कैलकुलेट किया तो कंपनी में ईपीएस कितना आ रहा है? 12.6 का ईपीएस है, दे दें पूरा, शेयर होल्डर पगला जाएगा, सच में पगला जाएगा। एक साल में उसको 12.6 दे दो ईपीएस, और मेरे पास 1 लाख शेयर्स है कंपनी के। हो सकता है ना, बड़े बड़े शेयर्स भी हो सकते हैं। मेरे पास कंपनी के 1 लाख शेयर्स है, 12.6 इंटू 1 लाख करो भाई, 12.5 लाख रुपए डिविडेंड। 12.5 लाख रुपए सिर्फ डिविडेंड है एक बंदे को, बंदा पागल हो जाएगा। तो भाई डिविडेंड डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? पहली बात तो प्रॉफिट पे। किस पे डिपेंड करेगा? पहली बात तो प्रॉफिट पे। अच्छा, इस साल डिविडेंड देके भूल जाओ, वेरी गुड। अब अगले साल भी तो देना है। यू हैव टू डू रिटेन अर्निंग। क्या करना पड़ेगा? रिटेन अर्निंग। से क्या करोगे? रिटेन अर्निंग बाबू। अगर रिटेन अर्निंग नहीं करेगा, चल ठीक है बेटा, इस साल आपकी कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया, नेक्स्ट ईयर नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं दोगे, भाग जाएगा शेयर होल्डर। उसको आदत पड़ गई भाई, मुंह में खून लग गया है 12.5 लाख रुपए का, उसको नेक्स्ट ईयर आप नहीं दोगे डिविडेंड, रुकेगा क्या आपकी कंपनी में? नहीं रुकेगा। तो भाई यू हैव टू प्रोक्योर सम मनी फॉर द रिटेन अर्निंग। एंड रिटेन अर्निंग पता है क्या बिल्ड करेगी कंपनी में? स्टेबिलिटी। क्या बिल्ड करेगी? ठीक है। अरे ईपीएस कितना है आपके हिसाब से? 12.5 रुपए। एक काम करना बेटा, इस बार 5 रुपए दे दे। कितना दे? 5 रुपए। अगले साल तू वापस 5 रुपए देना, फिर तू 5 रुपए देना, स्टेबिलिटी रहेगी ना कंपनी में। तो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं भाई, फर्स्ट डिसीजन लाइज ऑन द प्रॉफिट, सेकंड ऑन रिटेन अर्निंग। अगर आप रिटेन अर्निंग बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होगा, अगर रिटेन अर्निंग बढ़ेगी तो ईपीएस कम होगा बेटा। तो कंपनी की रिटेन अर्निंग पे भी डिसीजन डिपेंड करता है। ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या होगा? कंपनी की स्टेबिलिटी। उसके बाद सब पूरा बांट दूं क्या प्रॉफिट? गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज? डीडीटी। सो व्हाट इज दिस डीडीटी? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर आपकी इच्छा हो भी गई कि भैया प्रॉफिट बांटू, तो टैक्स भी भरना पड़ेगा प्रॉफिट बांटने के ऊपर। अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, गवर्नमेंट चूतिया तो है नहीं, डिविडेंड है मतलब प्रॉफिट है, डिविडेंड है मतलब क्या? टैक्स भरो। डीडीटी लग जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कितना है? 30%। चाह के भी डिविडेंड बांटने की इच्छा नहीं होगी, बांटने के पहले टैक्स भरना पड़ रहा है। उसके बाद एज अ इंडिविजुअल मैंने डिविडेंड कमाया तो मैं भी टैक्स भरूं, कंपनी ने तो भरा ही भरा, मैंने कमाया तो मैं भी टैक्स भरूं। फिर मैं कैपिटल गेन भी भर के आऊं, तो मैं भरते रहूं तो तुम क्या कर रहे हो? कंपनी से डिविडेंड देती ही नहीं, तू कैपिटल गेन कमा, टेंशन मत ले। लॉट ऑफ फैक्टर्स विच डिसाइडेड डिविडेंड डिसीजन इन द कंपनी। समझा? अब एक बार अपन सबकी रीड करते हैं और वो हो जाएगा समाप्ति। ये 3 डिसीजन क्लियर हुए क्या? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। बहुत दिन के पार्ट पढ़ रहे, मजा आ रहा है तुम्हारे साथ, पता है? तुमको भी शायद आ रहा होगा, अगर मुझे आ रहा है तो। चलो बेटा इधर ध्यान दो। फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन विद रिगार्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। गाइस, कहां से कितना पैसा आएगा इसका डिसीजन मतलब क्या? फाइनेंशियल डिसीजन। इक्विटी से कितना और डेट से कितना। सो वापस रिपीट कर रहा हूं, financing decision involves the decision regards to the volume of the funds, regards to the volume of the funds। volume of the funds मतलब क्या? सर डेट से कितना और इक्विटी से कितना, from the various sources to be raised। This decision also includes the identification of the sources of the finance, identification of sources of the finance। अब identification की बात करें मतलब क्या? दो ही हैं, इक्विटी और डेट, या तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मैक्सिमम इतना हो सकता है। उसके बाद there will be 2 main sources of raising the funds, namely shareholders fund and borrowed fund। namely what? shareholders fund and borrowed fund। shareholder क्या बोलोगे? इक्विटी, और borrowed को borrowed बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। taking into consideration factors, कौन कौन से फैक्टर्स इवॉल्व होंगे ये डिसीजन लेने के लिए? कौन कौन से फैक्टर? फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट। फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? कॉस्ट। सर कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा बताओ किसका कॉस्ट ज्यादा है, इक्विटी का कि डेट का? ऑब्वियसली इक्विटी कॉस्ट इज ऑलवेज स्मॉल। अगर पूरा पैसा इक्विटी से उठाया तो प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, और डेट से उठा कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा।
तो भाई सबसे पहली जो चीज होगी ना, यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट, इक्विटी सस्ता की डेट सस्ता, इक्विटी सस्ता की डेट सस्ता। दूसरा यू हैव टू टेक रिस्क एंड थर्ड इज योर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है भाई, रिस्क भी तो है ना, अगर कहीं से पैसा उड़ा क्या करना है, रिस्क। एंड कौन सी चीज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगी। मेरे को लगता है अगर मैंने डेट से पैसा 5 साल के लिए उठाया, 5 साल इंटरेस्ट देके कार्यक्रम हो जाता है खत्म, बरोबर। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इक्विटी उठा ली, इक्विटी लॉन्ग टर्म है, नेवर रिफंडेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। एक बार पैसा इक्विटी से ले लिया, कभी वापस दे पाऊंगा क्या? नहीं, जिंदगी भर सर पे लादना है एज अ ओनर। तो मेरे हिसाब से डेट इज ऑलवेज बेनिफिशियल मेरे पर्सपेक्टिव से, और एक्चुअली फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से भी। मेरे हिसाब से जितना कंपनी में बर्डन होता है, कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म करती है। मोर बर्डन, मोर गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, सो प्रॉफिटेबिलिटी, अ कंपनी मस्ट डिसाइड एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। भाई ऐसा नहीं है सिर्फ इक्विटी से काम चल जाएगा या सिर्फ डेट से चलेगा, यू हैव टू डिसाइड डेट कितना और इक्विटी कितना। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, व्हाई डेट प्रूव टू बी चीपर, डेट्स प्रूव टू बी, इसके ऊपर केसरी आ सकती है, डेट्स प्रूव टू बी चीपर देन इक्विटी। डेट सस्ता है, इक्विटी महंगा है। रीजन अभी बताया, डेट 5 साल में खत्म हो जाएगा, इक्विटी जिंदगी भर चलेगा। तो डेट इज चीपर देन इक्विटी, इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क। Financial decisions must be taken in the judiciary and justified as they have impact on the overall cost of capital of the company, on the firm and on the financial risks. Generally, mixture of both debt and equity funds proves to be beneficial for the company. But एक mixture चलेगा दोनों का, किसका? डेट और इक्विटी का। मेरे हिसाब से this mixture should be 1/1, 1:1 का mixture लो, वेरी गुड कंडीशन में आप लोग आ जाओगे। नहीं करोगे तो तकलीफ है आपके पास, समझा इतना? एक बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी की। ठीक है, लेट्स गो फॉर डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। सो डेट की बात करता है, इक्विटी इंक्लूड शेयर्स कैपिटल एंड द रिटेन अर्निंग। बड़ा इक्विटी कहां से आएगा? शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग से। व्हाट रिटेन अर्निंग? पुराना पैसा बचा के रखो, वापस बिजनेस में डालो। रिटेन अर्निंग मतलब समझता है अक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट एंड फ्लोइंग बैक। पुराना पैसा बचा के रखा था, वापस बिजनेस में डालो। तो इक्विटी कहां से आएगा? सर शेयर कैपिटल से आएगा। कहां से आएगा? रिटेन अर्निंग से। नो फिक्स चार्ज ऑन द कमिटमेंट्स रिलेटेड टू द पेमेंट्स। आपको पैसा वापस देना है क्या? नहीं देना है। इंटरेस्ट देना है क्या? सिक्योरिटी देना है क्या? नहीं देना है। और चार्ज आएगा कंपनी पे? नहीं आएगा। बट यहीं का अपन डेट्स की बात करें, डेट्स कहां से आएगा? डेट फंड्स इंक्लूड्स रेज फ्रॉम द डिबेंचर्स, लोन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। कहां से आएगा? डिबेंचर से आएगा, लॉन्ग टर्म लोन से आ जाएगा। Fixed interest has to be paid. Fixed interest has to be paid, and repayment is compulsory. Fixed interest has to be paid. Repayment is compulsory. अच्छा, financial risk बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कल आके कोई आपके asset उठा के जाएगा तो ये भी तो है, तो financial risk बढ़ेगा वहां पे। यहां तक समझा क्या? अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको समझनी है at the time of debt and equities? चलो, हाँ, कौन कौन सी चीजें आप कंसिडरेशन में लोगे at the time of financing your firm? ठीक है, सबसे पहला बेटा, सबसे पहला क्या? कॉस्ट। सबसे पहला मतलब क्या? कॉस्ट। भाई कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट? कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट? इंटरेस्ट एंड ओनरशिप। इंटरेस्ट एंड ओनरशिप। फर्स्ट पॉइंट यू शुड टेक इनटू कंसीडरेशन, दैट इज व्हाट? कॉस्ट। नेक्स्ट इज योर रिस्क। यू हैव टू कंसीडर रिस्क एज वेल, डेट और इक्विटी के साथ। मेरे को एक बात बताओ, रिस्क किस में ज्यादा है? मेरे को लगता है इक्विटी में रिस्क इज मोर, डेट में इज लेस। इक्विटी में मोर, डेट में लेस। अगर आपको लगता है कि मुझे रिस्क लेना पसंद है, इक्विटी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन नहीं चाहिए, इक्विटी, डन। डिपेंड करता है बेटा आपकी दिमाग की स्थिति कैसी है। इफ यू लव फाइनेंशियल बर्डन, गो फॉर डेट्स। इफ यू डू नॉट लव फाइनेंशियल बर्डन, गो फॉर इक्विटी। सिंपल। नेक्स्ट इज योर थर्ड पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब लिख लेना फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसको नहीं समझता है। फ्लोटेशन कॉस्ट पैसा अक्वायर करने में खर्चा होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या? पैसा अक्वायर करने में खर्चा होता है। सर कौन सा खर्चा? सुन लो ऋषिका, लिख लेंगे, ये नोट्स आपके पास हैं। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? मेरे को एक बात बताओ, अगर पैसा डेट के थ्रू उठा रहा हूं, डेट के थ्रू उठा रहा हूं, 4-5 लोगों से मिलूंगा, ब्रोकर से मिलूंगा, भाई पैसा उठवा के दे, पैसा उठवा के दे, पैसा उठवा के दे, कोई ना कोई मुझसे ब्रोकरेज लेगा, दिस कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। पैसा अक्वायर करने में जितना खर्चा आया, दिस कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा सर डेट छोड़ो, इक्विटी में क्या खर्चा है? अबे एनएससी बीएससी में अप्लाई करूंगा, आईपीओ के लिए पैसा लगेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। 4-5 बाबू होंगे, गवर्नमेंट के बाबू होंगे, उनको पैसा खिलाना पड़ेगा। अगर आप लोन लेते हो, भाई लोन लेने के लिए मैनेजर को पैसा खिलाना पड़ता है। अगर आप बड़े अमाउंट का लोन ले रहे हो, आपको सुनते मॉर्गेज नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए यू हैव टू इनकट द मनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट इज योर कैश फ्लो पोजीशन। बट नेक्स्ट इज योर कैश फ्लो पोजीशन। सर कैश फ्लो पोजीशन डिपेंड करता है आप पैसा इक्विटी से लोगे कि डेट से लोगे।
भाई कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तगड़ी है, हर महीने ब्याज दे सकते हो, गो फॉर डेट। कंपनी में कैश फ्लो ही नहीं है, आज पैसा आता है फिर 6 महीने के बाद आता है, आज पैसा आता है फिर 6 महीने के बाद आता है, इंटरेस्ट पे कर पाओगे? चुपचाप इक्विटी उठा भाई। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत मैटर करती है डेट और इक्विटी के टाइम पे। अगर बेटा कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा खासा है बेटा, यू कैन गो फॉर डेट। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन नहीं मानती, परमिट नहीं करती कि डेट से पैसा उठाओ, डू नॉट गो फॉर इट। तो कैश फ्लो पोजीशन डज मैटर्स। उसके बाद नेक्स्ट इज योर ठीक है, नेक्स्ट इज योर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक बार डिटेल लेता हूं। कंपनीज हैविंग द हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इन डेट, whereas कंपनी विद द लेस फाइनेंसिंग कॉस्ट में ऑफर इन्वेस्टिंग मोर इन डेट। समझा क्या इसका मतलब? क्या समझा इसका मतलब? जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है उनको क्या चूज करना चाहिए? उनको डेट चूज नहीं करना चाहिए। जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी कम है, ब्याज भर सकते हो, सिंपल है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या बोलता है बेटा? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या बोलता है? भाई तू दे मेरे को व्हाइट वाला मत दे। हाँ बेटा, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या बोलता है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ये बोलता है अगर आपके फर्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, आपकी ब्याज भरने की ताकत नहीं है, मत करो। अगर आपके फर्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, आपकी ब्याज भरने की ताकत है, उठाओ डेट। समझा क्या? समझा? ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, डेट पे जाओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है, इक्विटी पे जाओ। समझा? समझा डिसीजन? समझा? नेक्स्ट इज योर आपका कंट्रोल कंसीडरेशन। नेक्स्ट इज आपका कंट्रोल कंसीडरेशन। सो व्हाट इज कंट्रोल कंसीडरेशन? कंपनी से कितना कंट्रोल डाइल्यूट होगा। इक्विटी जाएगी तो भाई कंट्रोल तो डाइल्यूट होगा ना, ऑब्वियस है। डेट में कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। हो सकता है किसी डेट में आपका लिखा पड़ी हुई हो, अगर पैसे लौटाया नहीं तो फिक्स असेट उठा के जाऊंगा, कंट्रोल उसका है ना, हाइपोथेटिकेशन लग जाएगा उस पर। ठीक है, तो कंट्रोल कंसीडरेशन, कंपनी विच डू नॉट वांट टू डाइल्यूट द लेवल ऑफ कंट्रोल। अगर आपको लगता है मैं अपनी कंपनी कंट्रोल डाइल्यूट मत करूं तो डेट से पैसा उठा ले भाई। अगर तेको कंट्रोल डाइल्यूट करना चलता, आप समझो बात को, अगर मुझे कंट्रोल डाइल्यूट करना चलता है तो इक्विटी ले। अगर तेको लगता है पूरा पावर मेरे हाथ में चाहिए तो डेट ले। कंट्रोल कंसीडरेशन। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट मेरे बोलने से तो होगा नहीं, डिपेंड करता है मार्केट की पोजीशन क्या है। मार्केट की पोजीशन है क्या पैसा शेयर में लगाने का? नहीं भाई सर, मार्केट की लगी पड़ी है, मार्केट डाउन है। सर मार्केट क्यों डाउन है? HMPV वायरस, बरोबर घंटा। 1 तारीख को बजट है, बजट के चक्कर में मार्केट डाउन है। HMPV से मार्केट को वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अरे HMPV का रिश्ता ही नहीं है मार्केट के साथ। रिश्ता किसका है? निर्मला दीदी के साथ। ठीक है, अब निर्मला दीदी फर्स्ट स्टेप को बारी बारी डिसीजन ले लेंगी तो लोग भी लग जाएंगे ना मार्केट में। अभी कैपिटल मार्केट की पोजीशन अच्छी नहीं है तो शेयर से पैसा नहीं आएगा, यू हैव टू गो फॉर डेट ओनली। समझा क्या? डिपेंड करता है कैपिटल मार्केट की पोजीशन क्या बोलती है। समझा? आगे बढ़े। लास्ट आपका बचा डिविडेंड डिसीजन। वेरी गुड, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मजा आ गया आज तुमको पढ़ा के, दिल खुश हो गया मेरा आज कि तुम लोग पढ़ने की इच्छा में हो आज। लास्ट बेटा आपका डिविडेंड डिसीजन, जो पढ़ चुके हैं एक बार रीड कर लेते हैं। डिविडेंड डिसीजन क्या बोलता है? ठीक है, डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व द डिसीजन रिगार्डिंग हाउ द कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। हाउ कंपनी विल व्हाट? डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। कीवर्ड लिख लो। डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व करता है हाउ कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। लिखो बाबू, मेरे को सब आता है, तुम अपने लिए लिखो। डिविडेंड डिसीजन क्या इन्वॉल्व करेगा? हाउ कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। हाउ कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स और सरप्लस प्रॉफिट। डिविडेंड इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वी ऑल नो। डिविडेंड बेसिकली है पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली यस, मेरे को तो दोगे नहीं, शेयर होल्डर्स को ही दोगे। द कंपनी डिसाइड वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और टू कीप एज अ रिटेन अर्निंग। बरोबर भाई, ये कंपनी डिसाइड करेगी कि डिविडेंड बांटना है कि रिटेन अर्निंग करनी है। डिसीजन है ना भाई ये। लाइफ में जब भी दो चीजों के बीच में चॉइस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसीजन। बरोबर, जब तुम लोग 10th में थे, 11th में, तुम्हारे पास चॉइस ही साइंस की, कॉमर्स। साले वो नहीं बोल रहा था मैं, जो तू सोच रहा था। ठीक है, मैं समझ गया था तूने क्या सोचा, इसलिए को रोक लिया मैंने पहले ही। ठीक है, सो भाई साहब तूने भी सोचा, समझे? इधर ध्यान दे, तू इधर आ। हाँ इधर आ तू वापस। ठीक है, तो भाई चॉइसेस आई ना, जैसे ही चॉइसेस आई यू ऑप्टेड फॉर बेस्ट। सिंपल, यू ऑप्टेड फॉर कॉमर्स। सिंपल। तो भाई साहब जब भी दो चॉइसेस आएगी यू हैव टू टेक। हाँ ठीक है,
बट जब भी आपको चॉइसेस आएगी, आपने क्या किया, सर कंपनी हैज टू टेक अ डिसीजन, या तो इक्विटी में बटेगा या तो क्या होगा, रिटेन अर्निंग। गाइस यहां सो द मेन डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच प्रॉफिट, गाइस इधर इधर इधर, हाउ मच प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज हाउ मच प्रॉफिट टू बी रिटेन इन द बिजनेस। दिस डिसीजन इज जनरली टेकन अंडर कंसीडरेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमाइजिंग द शेयरहोल्डर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो रिटेन अर्निंग टू इंक्रीज द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। समझा क्या? ये डिसीजन किस बेसिस पे लोगे, या तो शेयर होल्डर को खुश करो या तो खुद को। सर क्या खुश करना है? मेरे हिसाब से खुद को खुश करो। रीजन भी, अगर कंपनी में रिटेन प्रॉफिट ज्यादा बचता है ना, तो एक्सपांशन में काम आएगा, एक्सपांशन होगा, ऑटोमेटिकली कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। बरोबर ना? मैं पूरा पैसा, तुम मेरी बात समझो, वीपीए ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और मैं बहुत दानवीर कर्ण बनने के चक्कर में पूरा पैसा अपने फैकल्टी तुम्हारे चक्कर में कमाए, रख लो पूरा पैसा। बरोबर? ये कर सकता था। आई रिटेन दिस प्रॉफिट फॉर द एक्सपांशन। एक्सपांशन होगा, ऑटोमेटिकली फैकल्टी सेटिस्फाइड होगा फ्यूचर में। लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है? तो भाई यू हैव टू टेक द डिसीजन, या तो बांट दो या तो बचा के रखो फॉर द एक्सपांशन। बचा के रखोगे फॉर द एक्सपांशन, कंपनी का गुडविल बढ़ेगा। अबे एक की जगह 4 ब्रांचेस होगी, लोग ज्यादा कमाएंगे ना भाई। एक की जगह 4 बिजनेस हो गए, पेरेंट कंपनी कैपिटलाइज होगी ना, तो यू हैव टू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन इन द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं भाई, कितना बांटना है कितना रखना देख लेते हैं। सो हाँ ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कैसे, लास्ट ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ अर्निंग। फर्स्ट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ अर्निंग। बोलो मोर प्रॉफिट, मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट, लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट, more profit, more dividend, less profit, less dividend, no profit, no dividend. तो first is what, amount of earning. Second is what, stable earning. Second is what आपका stable earning. मैंने बोल दिया ना, एक बार 12.6 देके खुश कर दोगे, दूसरी बार भी तो देना है, तो you have to play on stable earnings. Third is your, थर्ड क्या बोलता है भाई, बता थर्ड तू क्या बोलता है। इसको किया अपन ने क्लियर, और इसको छोड़। थर्ड, स्टेबल अर्निंग एंड स्टेबल डिविडेंड्स। भाई आपको कंपनी में स्टेबल डिविडेंड्स भी देने होंगे, एक साल दोगे तो खुश हो जाओगे क्या? नहीं, एवरी ईयर यू हैव टू गिव द स्टेबल डिविडेंड। नेक्स्ट इज योर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर पूरा पैसा बांट दोगे, रिटेन अर्निंग बचेगी नहीं, तो ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ कहां से होगी? रिटेन अर्निंग। मेरे को एक बात बताओ, इस साल पूरा पैसा बांट दिया, अगर मैं इस साल क्या करूं, पूरा पैसा बांट दूं, तो अगले साल पैसा लगेगा तो वापस आईपीओ एफपीओ करूं क्या? नहीं ना। एवरी टाइम आई शुड हैव अ रिटेन अर्निंग भाई कंपनी में। हर बार मार्केट से भीख मांगने क्यों जाऊं? कुछ तो पैसा खुद के हाथ में रहना चाहिए ना, इसको रिटेन अर्निंग। अगर पूरा पैसा बांट दोगे बेटा, तो आपके हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं, तो कंपनी बिलीव मोर इन रिटेन अर्निंग। अगर मोर रिटेन अर्निंग से क्या होगा बेटा, ग्रोथ एस्पेक्ट्स कंपनी के अच्छे होंगे। ग्रोथ एस्पेक्ट। नेक्स्ट जो कैश फ्लो पोजीशन, डिपेंड करता है कंपनी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। कैश फ्लो वैसे ही खराब है आपका, डिविडेंड बांट के मतलब नहीं है, कैश फ्लो को सुधारना है आपको। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टैक्सेशन पॉलिसीज, स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब भाई कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होंगे। सर हु आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? हु गेट द प्रेफरेंशियल राइट्स। पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है? हु गेट द प्रेफरेंशियल राइट्स। बट एज पर 2012 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर कंप्लीटली बैंड। आज की तारीख में प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होते, 2012 के बाद से प्रेफरेंस शेयर इशू होना बंद हो गए। ठीक है, अच्छा प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर क्या, सॉरी भाई हम क्या कंटेंट देखते नहीं है, बस चालू हो जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। अब भाई डिपेंड करता है शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है। सर क्या प्रेफरेंस है? शेयर होल्डर्स मोस्टली ये प्रेफर करते हैं कि हमको डिविडेंड ना देके कंपनी कैपिटलाइज करो, कि हमारी मार्केट वैल्यू बढ़े। बिकॉज बेटा मेरे को एक बात बताओ, पता है मैं आपको एक बेसिक लॉजिक देता हूं यहां पे, एक बंदे को डिविडेंड कितना मिल जाएगा? अगर आप डिविडेंड की बात करोगे ना, 1 रुपए 2 रुपए के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता, हाईएस्ट ये डिविडेंड्स। मैंने तुमको 1 लाख शेयर्स दिखाए, कंपनी में 1000 करोड़ शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं, कितना मिलेगा डिविडेंड? 1-2 रुपए। शेयर होल्डर पता है क्या चाहता है? ये 1-2 रुपए मध्य हमको पैसा लगा कंपनी में, कंपनी में ग्रोथ लेके आ। अगर कंपनी में ग्रोथ आती है तो क्या होगा, शेयर की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। तो हमको 10 का शेयर 100 का बना के दे, हमको 10 का शेयर 100 का चाहिए, हमको वेल्थ चाहिए। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ पे बैठती है, प्रेफरेंस ये है ही नहीं कि हमको डिविडेंड चाहिए, तो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट बेटा आपका टैक्सेशन पॉलिसी। अगर आप बोलोगे मेरे को बहुत ज्यादा डिविडेंड भी बांटना है, बट टैक्सेशन पॉलिसी डू नॉट परमिट यू बिकॉज ऑफ DDT। व्हाट इज DDT? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एक बार पढ़ लेते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। फॉर इंस्टेंस द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी इज हाई। अगर डिविडेंड पे टैक्स हाई है तो क्या आप डिविडेंड पे करोगे? नो।
more tax, less dividend, less tax, more dividend, more tax, less dividend, less tax, more dividend. So last stock market reaction. अब stock market reaction आपको कैसा चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है. Dividend decision taken by the company affect the market price of its stock. If company declares higher dividend and seen positive, investor will invest more in your stocks. Obvious है. On the other hand, a fall in dividend would have adverse effect on the stock market. Depend करता है आपको अपनी स्टॉक की तो इज्जत बचानी है ना मार्केट में. अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं दे रही लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपका शेयर प्राइस भी फॉल होगा. तो ये भी एक डिसीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ये भी एक अच्छा पॉइंट है डिसीजन लेने के लिए. उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स एंड लास्टली योर एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट. डिपेंड करता है मार्केट की पोजीशंस कैसी है और आपको मार्केट में क्या करना है. यहां तक समझा. दिस ऑल आर द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड बजटिंग डिसीजंस. लीगल कंस्ट्रेंट्स. हाँ भाई, एक चीज होती है लीगल कंस्ट्रेंट, ये पढ़ लेते हैं अच्छे से ईमानदारी से. लीगल कंस्ट्रेंट क्या है? व्हाट इज लीगल कंस्ट्रेंट? एक चीज ये है, हमेशा याद रखना, अ कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ लोन्स. क्या बोला? एक लीगल कंस्ट्रेंट ये बोलता है, लीगल कंस्ट्रेंट एक चीज बोलती है, अ कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ लोन्स. कंपनी लोन लेके डिविडेंड नहीं बांट सकती. सर क्यों नहीं बांट सकती? अरे नहीं भाई, तुमको समझा ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं. डिविडेंड इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. कंपनी के पास, सुनो लॉजिक समझना, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है. बोलो हाँ. कंपनी ने क्या बांटा? कंपनी ने क्या बांटा? डिविडेंड. फॉल्स है? फॉल्स है. डिविडेंड बांटने से स्टॉक प्राइस ऊपर गया. डिविडेंड बांटने से स्टॉक प्राइस ऊपर गया. दिस इज बबल. सेबी डू नॉट परमिट यू डू दिस. सेबी परमिट नहीं करती इन सब चीजों के लिए. तो लीगल कंस्ट्रेंट्स भी है वहां पे. यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड out of loans. You have to distribute dividend only out of the profits of the company. Without profits, you cannot distribute dividend. Legal constraint है. Read कर लेता है. A company's founder need to adhere the rules and regulations of the policies given by Companies Act or SEBI. The dividend decision must be taken carefully in a consideration of all these policies. Apart from this provision, a company enters into a loan agreement. A company enters into a loan agreement wherein lender lays certain restriction on the payment of dividend. इसका मतलब ये होता है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, पता नहीं सही है कि गलत है. मतलब घर पे आपके पास खाने के लिए नहीं है और बाहर आप घर के लंगर लगा रहे हो. दिस इज नॉट पॉसिबल. इन शॉर्ट, आपने लोन लिया हुआ है, आप लोन वालों को इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो बट आप डिविडेंड पे कर रहे हो. यू कैन नॉट डू दिस. पॉलिसीज है. अगर आपने लोन का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड दैट ईयर. लीगल कंस्ट्रेंट है ये. अगर लोन का इंटरेस्ट पे किया हुआ है उसके बाद आप डिविडेंड दे सकते हो. लोन का इंटरेस्ट बाकी है और आप डिविडेंड बांट रहे हो, नॉट पॉसिबल. लीगल कंस्ट्रेंट में आ जाओ, कंपनी फंस जाएगी. ठीक है. लास्टली, इन द फ्यूचर देन कंपनी विल हैव टू अदर द ऑल दोस रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द मार्केट. समझा के बेटा? इसका अपन को पढ़ना है फाइनेंशियल प्लान. फाइनेंशियल प्लानिंग भी जबरदस्त टॉपिक है. यहां तक समझो. अगर इतना भी ईमानदारी से पढ़ लेते हो, दिस विल गिव यू 5 to 6 मार्क्स. मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है और ईमानदारी से पढ़ा है. यहां पे लेक्चर एंड करता हूं और स्टार्ट करते हैं.